हम आज बात करेंगे 55 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो नेचर, स्कोप और मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस पर फोकस हैं और मार्केटिंग कंसेप्ट्स को भी ध्यान में रखा गया है। पिछली वीडियो में भी आपने देखे होंगे, वहाँ पर भी मैंने 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए थे और कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे जिससे कि कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कुछ सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आते हैं, तो हम इनको कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केटिंग एक है, मतलब मार्केटिंग इज़ या विपणन एक है, क्या माना जाता है? ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि मानव गतिविधि तो इन्वॉल्व होती हैं, हम ह्यूमन बीइंग ही करते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड है, क्योंकि मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमर ओरिएंटेड भी है। और इट इज़ एन एक्सचेंज एक्टिविटी, विनिमय गतिविधि भी मानी जाती है कि एक्सचेंज एक्टिविटी है ये हमारी, क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं बदले में हमें पैसा मिलता है। तो मार्केटिंग जो है वो तीनों ही मानी जाती है, ह्यूमन एक्टिविटी भी, कस्टमर भी ओरिएंटेड भी और एक्सचेंज एक्टिविटी। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी डी। सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू परफॉर्म द टास्क इन द मॉडर्न इरा, यानी कि आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। क्या कार्य करने होते हैं? देखिए, इनोवेशन। अगर आपकी कंपनी पुराने ज़माने के हिसाब से चलती रहेगी, समय के साथ नहीं बदलाव करेगी, तो वो मार्केट में नहीं टिक पाएगी। तो इसलिए नवाचार यानी इनोवेशन करना ही है। और दूसरा, मार्केटिंग। सामान आपने बना लिया, लेकिन ग्राहकों तक कैसे पहुंचेगा, ग्राहक उसके बारे में कैसे जानेंगे, इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। तो इनोवेशन और मार्केटिंग दोनों बहुत जरूरी हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया सी, उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च में क्या चीज़ नहीं आती है? तो देखिए, पहला एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग करते हैं वो अलग चीज़ हो गई, वो प्रमोशनल कैंपेन होता है, तो ये मार्केटिंग के अंदर नहीं आती है। मार्केटिंग रिसर्च में, मार्केटिंग का तो पार्ट है लेकिन मार्केटिंग रिसर्च में नहीं आती है ये। मार्केटिंग रिसर्च में आता है प्रोडक्ट रिसर्च, उत्पाद किस तरह से बनाना है, कौन सा उत्पाद बनाना है जिससे कस्टमर्स संतुष्ट हो सकें। या डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, वितरण किस तरह से करना है कि मार्केट, हर व्यक्ति को वो सामान उपलब्ध हो सके, पूरे एरिया में, भारत में, विदेशों में किस तरह से हमें अपने माल को पहुंचाना है। और प्राइस रिलेटेड रिसर्च भी करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत जरूरी है, कितना मूल्य ग्राहक से लेना है, कितनी हमारी लागत आ रही है, कितना हमें अपना उसमें लाभ कमाना है, तो ये सब जोड़ना पड़ता है, तो इसलिए प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। तो सब मार्केटिंग रिसर्च के ही पार्ट हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल कैंपेन हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए, कि ये मार्केटिंग रिसर्च का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ द सोसाइटीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग अगर हम करते हैं, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, ग्राहक उस सामान को खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उससे वो संतुष्ट होते हैं, तो क्या होता है, जब ग्राहक, जो आम जनता अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगी, उनका रहन सहन में बदलाव आता है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या संदेश देता है कि विपणन समाज के जीवन स्तर का वितरण है। तो डिलीवरी, जाहिर सी बात है, बेटर क्वालिटी के गुड्स, अच्छी क्वालिटी के गुड्स सर्विसेज मिल रहे हैं, रीजनेबल प्राइसेज, उचित मूल्य लिया जा रहा है, बिक्री के बाद की सेवाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई चीज़ हमने खरीदी, जैसे हमने कोई कार खरीदी, कार की 3-4 फ्री सर्विस मिलती हैं बाद में। एसी हमने घर में लगवाया, उसका 2-3 बार फ्री में सर्विस करने के लिए उनके टेक्नीशियंस आते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज़रूरी है। तो यह इसका आंसर सभी हो गया, ऑल ऑफ दीज, ये सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर डी हो गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी होगी, जीवन यापन लोगों का तभी अच्छा होगा जब अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, सही कीमत पे मिलेंगे और उस उत्पाद को बाद में भी
कोई कंप्लेंट आती है तो वो उनके टेक्नीशियंस उसको सही करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में क्या चीज़ नहीं आती है? देखिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है, सेल्स को भी ध्यान में दिया जाता है, लेकिन क्या चीज़ नहीं आती है? तो प्रेफरेंस टू कस्टमर नीड्स। प्रोडक्ट बनाया जाता था, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसको आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं मार्केटिंग के। प्रोडक्ट कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, सोसाइटल कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। उसकी वीडियो मैंने अलग बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो इसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है? प्रोडक्ट में कस्टमर नीड्स की को प्राथमिकता नहीं दी गई है। ग्राहकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना, ये उसमें शामिल नहीं था। प्रोडक्ट कंसेप्ट में मेन था कि हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने हैं और उनको बेचना है। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो है वो प्रोडक्शन कंसेप्ट कहलाया जाता है। मैंने अभी बताया ना कि आप पिछली वीडियो देखेंगे कंसेप्ट्स के बारे में, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन कंसेप्ट सबसे पहला कंसेप्ट था, पुरानी अवधारणा पे स्थित था ये। पुरानी अवधारणा जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है उसमें ये कहा गया था, सबसे पुरानी कंसेप्ट यही है कि हम जितना ज़्यादा सामान बनाएंगे और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाएंगे तो हमारा सामान आराम से बिक जाएगा, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, ग्राहकों के लिए ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन हम उनके घरों तक उस सामान को पहुंचाएंगे, ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे, किफ़ायती बनाएंगे, सस्ता बनाएंगे, तो कस्टमर्स उसको खरीदेगा। ये प्रोडक्शन कंसेप्ट था जो पुराने ज़माने का कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग में क्या होता है? सोसाइटी को ध्यान में रखा जाता है, समाज को की बेहतरी के लिए ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी पैकिंग है, उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, ग्राहकों की सेहत में नुकसान ना हो, ये सोसाइटल कंसेप्ट कहता था। तो उसमें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हो गया, यानी पारिस्थितिक विचार के साथ एकीकृत विपणन। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, पर्यावरण को ध्यान में रखना है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण होना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, जैसे मैंने बताया पर्यावरण को ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर आती हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो किस पे एम्फेसिस देता है? ह्यूमन सेटिस्फेक्शन पे। सी पॉइंट, मानवीय संतुष्टि होनी चाहिए। देखिए, कस्टमर तो एक चीज होगी, मानवीय संतुष्टि, मानव में मतलब आपका सामान जो खरीद रहे हैं तो, नहीं खरीद रहे हैं तो। मानवीय संतुलन पर्यावरण के हिसाब से सही होना चाहिए। पर्यावरण में क्या आप देखेंगे तो वो सब पर ही असर डालता है, चाहे वो आपका सामान खरीदते हो चाहे ना खरीदते हो। आपका प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग प्लास्टिक की है, प्लास्टिक किसी किसी ग्राहक ने वो प्रोडक्ट यूज करा और प्लास्टिक फेंक दी, तो जो प्लास्टिक फेंक दी उससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उससे सभी लोगों का नुकसान हो रहा है, चाहे वो ग्राहक हो चाहे ना हो। तो इसलिए मानवीय संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो गया सी। सेलिंग कंसेप्ट बताता था, ये भी मैंने कंसेप्ट अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। सेलिंग कंसेप्ट, मेरी अगर आप बात माने तो ये कंसेप्ट्स वाली वीडियो आप जरूर देखें, तो ये क्वेश्चंस आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। सेलिंग कंसेप्ट बताता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें ज़्यादा बिक्री करनी होगी, यानी बिक्री में वृद्धि के माध्यम से अधिकतम लाभ कमाना, ये सेलिंग कंसेप्ट था। सेलिंग मतलब सामान बेचना है, और जितना ज़्यादा सामान बेचेंगे उतना ही ज़्यादा हमें लाभ होगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सेलिंग कंसेप्ट है। इसका ए आंसर हो गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट है थ्रू इंक्रीज्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्केटिंग फिलोसफी समराइज्ड बाय द फ्रेज अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ। ये प्रोडक्शन कंसेप्ट में था, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में कि अच्छा प्रोडक्ट होगा, यानी कि सबको मिल रहा है, सबको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अपना आराम से बिक जाएगा। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट का के समय की बात है, जो कहता है कि एक अच्छा उत्पाद स्वयं बिक जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, इसका आंसर देखिए ए है। ये प्रोडक्ट कंसेप्ट का मानना है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को पसंद करेंगे जो उपलब्ध हों और अत्यधिक सस्ते हों, इसलिए उत्पादन और वितरण दक्षता में सुधार करने पर काम करें। समझ रहे नहीं कि प्रोडक्ट कंसेप्ट है कि अच्छे प्रोडक्ट बनाइए, आप पसंद करेंगे, दक्षता में सुधार लाइए। ब्रैकेट में देखिए लिख रहा है
कि उत्पादन और वितरण दक्षता में सुधार करने का काम करना चाहिए। विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन द प्रोडक्ट थ्रू मार्केटिंग? मार्केटिंग से क्या यूटिलिटी उपयोगिता सृजित होती है? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी। ये तीनों आंसर इसके सही हैं। यानी कि स्थान उपयोगिता, कि अगर सामान एक जगह मिल रहा है तो दूसरी जगह अगर हम उसको भेजेंगे ट्रांसपोर्ट से तो वो स्थान उपयोगिता हो गई कि दूसरे स्थान पे भी वो उपलब्ध है। समय उपयोगिता होती है, समय, हर समय आपको प्रोडक्ट आपको उपलब्ध रहेगा। और स्वामित्व उपयोगिता होती है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, जब मैंने किसी का सामान खरीद लिया दुकान पे जाके तो उसका स्वामी मैं बन गया। ओनर में कौन हो गया? मैं उसका ओनर हो गया। तो ये सभी उपरोक्त सभी हैं मार्केटिंग की वजह से, ये तीनों उपयोगिता सृजित होती हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है ये कस्टमर ओरिएंटेड है। जाहिर सी बात है कि कोई भी मार्केटिंग होगी वो कस्टमर को ध्यान में रखते ही बनाई जाती है। डिमांड ओरिएंटेड है, मांग की उन्मुख है। मांग बढ़ाना ही उद्देश्य है यहाँ पे कि ज़्यादा मांग होगी तो ज़्यादा सामान बिकेगा। सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेड है, ग्राहक हमारे सामान को खरीद कर संतुष्ट हो सके। तो इन तीनों ही आंसर इसके सही हैं, इसलिए चौथा आंसर हो गया इसका ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज। क्या कारण है मार्केटिंग के महत्व को बढ़ाने का? तो पहला पॉइंट है इसका टेंडेंसी ऑफ कस्टमाइजेशन, अनुकूलन, अनुकूलन की प्रवृत्ति। अनुकूल होना चाहिए, कस्टमाइज प्रोडक्ट होने चाहिए, सबके हिसाब से प्रोडक्ट बन सकें। किसी को बड़ा पैकेट चाहिए तो बड़े भी बनते हैं, किसी को छोटा पैकेट चाहिए तो छोटे पैकेट भी बनते हैं। आप टूथपेस्ट देख सकते हैं, एक 10 रुपए का पैकेट भी मिलता है, छोटा पैकेट ट्यूब मिलती है ना टूथपेस्ट की, थोड़ा बड़ा भी मिलेगा, उससे बड़ा भी 150 ml उसका मिलेगा, 150 ग्राम का भी मिलेगा, 10 ग्राम का भी मिलेगा, 20 ग्राम का भी। तो कस्टमाइजेशन होना चाहिए, अनुकूलन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इंक्रीज इन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। कि मार्केटिंग हम क्यों करनी पड़ रही है? कि क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी हैं, मार्केट में प्रतिस्पर्धी भी हैं, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आते ही रहते हैं। आप जानते ही हैं समय के साथ साथ कितने बदलाव हो रहे हैं, तो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस है, मार्केटिंग की महत्वता है। तो इसका आंसर डी हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये जो था सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, ये फिलिप कॉटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है combination of all marketing resources and marketing efforts of an enterprise through which its predetermined objectives may be achieved। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? यानी किसी उद्यम के सभी विपणन संस्थानों और विपणन प्रयासों का संयोजन जिसके माध्यम से उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये कंसेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। जाहिर सी बात है मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो विपणन, मार्केटिंग रिसोर्सेज सारे लगेंगे, मार्केटिंग एफर्ट्स भी, मेहनत भी करनी पड़ेगी जिससे कि कंपनी के उद्देश्य पूरे हो सकें। उद्देश्य तभी पूरे होंगे जब अच्छा सामान बनाएंगे और वो आराम से बिक जाएगा और कंपनी को लाभ होगा। तो इसका आंसर हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इन द मॉडर्न एज कंज्यूमर इज द, आज के जमाने में कंज्यूमर क्या माना जाता है? राजा माना जाता है। कंज्यूमर इज द किंग, किंग मतलब सम्राट यानी मोनार्क। तो बी आंसर हो गया इसका कि आधुनिक युग में उपभोक्ता बाजार का मोनार्क है, बाजार का सम्राट है। तो बी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन। यानी कि मार्केटिंग क्या है कि गुड्स और सर्विसेज जहां निर्माण हो रहा है वहां से जहां कंज्यूम होंगे, जहां यूज होंगे, वो जहां उपयोग होगा उनका, वहां तक जा रहा है। तो ये डेफिनेशन दी है कन्वर्स, ह्यूगी और मिशेल ने। तो सी आंसर इसका हो गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स इन, जो अच्छी मार्केटिंग होगी, प्रभावी मार्केटिंग होगी, विपणन होगा, उस वो क्या हेल्प करेगी हमें? डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि मार्केटिंग में देखिए मार्केटिंग रिसर्च भी हमें करनी पड़ती है। तो रिसर्च अनुसंधान करेंगे तो जिससे नए नए प्रोडक्ट्स निकालेंगे। आजकल आप देखते हैं बाइक्स हैं, कार हैं, कितने नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए डिजाइन आ रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मार्केटिंग रिसर्च, अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है कि हम नए नए मॉडल्स लेकर आए
जिससे कि लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, विकसित करना है। क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ऐसा ना हो कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, वो आगे निकल जाएं। हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखना है कि जहाँ पे प्रतियोगिता एक तरीके से हो रही है कि हमारा ज़्यादा सामान बिके, हमारा ज़्यादा सामान बिके, तो एनवायरनमेंट वो बनाए रखना है, माहौल बनाए रखना है। और उत्पादों की मांग को भी बढ़ाना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहे। तो इसकी मार्केटिंग में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ABC। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका हो गया। ये भी देखिए डेफिनेशन दी गई है, ये विलियम जे स्टेंटन ने दी है। क्या मार्केटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशंस एंड फ्लोज दैट कनेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मार्केट। यानी कि विपणन प्रणाली जो है वो एक संस्था को मार्केट से जोड़ती है, बाजारों से जोड़ती है। ये डेफिनेशन विलियम जे स्टेंटन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक फर्म यह मानती है कि उसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पूरी तरह से उसकी नवाचार क्षमता पर निर्भर करती है, तो वह किस मॉडल का अनुसरण कर रही है। यानी कि व्हेन अ फर्म बिलीव्स दैट इट्स कॉम्पिटिटिव एज डिपेंड्स प्योरली ऑन इट्स इनोवेशन एबिलिटी। एक कंपनी मानती है कि नवाचार करेंगे तो हमारी कॉम्पिटिटिव एज, हमारी वैल्यू बनेगी, प्रतिस्पर्धा बनेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये कंसेप्ट है कन्वेंशनल मॉडल, परंपरागत मॉडल माना जाता है। कि इसमें क्या होता था कि मार्केटर जो है, जो मार्केटिंग मैनेजर है, वो मानता है कि अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। प्रोडक्ट्स कस्टमर की वैल्यू को बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा, उससे मतलब नहीं है। इसमें मतलब था कि हम नए प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो अपने आप बिक जाएगा। तो इसका बी आंसर हो गया। एक के डेफिनेशन बताइए किसने दी है, किसने विपणन को लाभ पर लक्षित बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्य की खोज, निर्माण और वितरण के विज्ञापन और कला के रूप में परिभाषित किया है। इसका आंसर है फिलिप कॉटलर। ये फिलिप कॉटलर ने ये डेफिनेशन दी थी। जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, वो आपको खुद याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी डेफिनेशन किस विद्वान ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणक को प्रतिस्पर्धी की गतिविधियों पर नजर क्यों रखनी चाहिए। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हम समझते हैं ना कि हमारे जैसा ही सामान दूसरी कंपनी भी बना रही है, तो वो हमारी कॉम्पिटिटर हो गई, प्रतिस्पर्धी हो गई हमारी। तो मार्केटर्स जो हैं, जो मार्केटर्स का मतलब होता है जो मार्केटिंग का कार्य देखते हैं, तो उनको कॉम्पिटिटर्स की पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो क्यों नज़र रखनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसमें आंसर देखिए सी है कि अगर प्रतिस्पर्धी पर हम नज़र रखेंगे तो वो क्या क्या नई चीज़ें बना रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देगा, तो हम अपने प्रोडक्ट को भी उस हिसाब से बदल सकते हैं। हमने देखा अरे ये कंपनी तो कुछ अलग तरीके से सामान बना रही है, तो फिर हम भी वैसे ही कोशिश करेंगे कि हम भी उसी तरह के प्रोडक्ट बनाएं, जिससे कि फिर हमारा सामान भी बिक सके। तो इसका सी आंसर हो गया। जो प्रतिस्पर्धी है वो उसकी जो नई पेशकशों के लिए कंपनी के विपणन मिश्रण के एक या अधिक घटकों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। कि अगर नई कंपनी कुछ लेकर आ रही है तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स में कुछ बदलाव कर सकें। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टूडेज टाइम मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एंड डेवलप्ड एज। आज के समय मार्केटिंग को किस रूप में समझा और विकसित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ग्राहकों के लिए मूल्य बनाना, जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। मूल्य सृजन करना है कि वो 10 रुपए का अगर कोई सामान खरीद रहा है तो उसे लगे कि हाँ ये सामान 10 रुपए लायक है, इसकी 10 रुपए वैल्यू है। तो ग्राहकों के लिए मूल्य बनाना है, क्रिएटिंग वैल्यू, मूल्य सृजन करना है। तो बी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग क्या है। ये साइंस है या आर्ट है या दोनों है। तो ये माना जाता है मार्केटिंग विज्ञान भी है और कला भी है। देखिए कला क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग करने के तरीके हैं। ये आर्ट है कि कौन किस तरह से अच्छी मार्केटिंग कर सकता है, कौन कितनी जल्दी तरीके से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, कौन एक अच्छा विज्ञापन पेश कर सकता है जिससे लोगों को पसंद आए और वो आपका सामान खरीदने के लिए अट्रैक्ट हों, मोटिवेट हों। तो मार्केटिंग एक कला है।
जैसे एक कलाकार अपना कार्य करता है, ऐसी मार्केटिंग मैनेजर को भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए और अच्छी मार्केटिंग गतिविधियां उसे संचालित करनी चाहिए। लेकिन मार्केटिंग साइंस भी कही जाता है, उसके कुछ नियम भी हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपनी थ्योरीज हैं मार्केटिंग की, मार्केटिंग के कंसेप्ट्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो वो इसलिए इसको साइंस भी, विज्ञान भी कहा जाता है। तो जो मार्केटिंग है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, ऐसा फिलिप कॉटलर ने कहा था। तो इसी आंसर इसका हो गया कि विज्ञान और कला दोनों ही है मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंसेप्ट कहता है, अवधारणा मानती है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को पसंद करेंगे जो किफ़ायती मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हों। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट में कहा गया है कि सस्ता सामान देंगे अगर आप और आराम से उनको मिल जाए, तो ग्राहक उस सामान को खरीदेंगे। और सस्ता तभी हो पाएगा जब हम उसका मास प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन करेंगे, तो वो सामान हमें सस्ता पड़ेगा और हम उन्हें, ग्राहकों को घर तक पहुंचाएंगे उनके सामान को, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ऐसा प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता था। ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वितीय ग्राहक लाभ के साथ एक विभेदित उत्पाद की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विद यूनिक कस्टमर सेटिस्फेक्शन? कि कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट है, कुछ नई चीज है इस प्रोडक्ट में, तो ये कैसे पता लगे? उत्पाद की श्रेष्ठता से पता चलेगा, प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी कैसी है, कि ये प्रोडक्ट सुपीरियर है दूसरे से कुछ अलग है, कुछ हटके है ये प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कंपनी एडजस्ट इट्स मार्केटिंग बजट बाय ऑब्जर्विंग अनदर कंपनीज बजट। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, प्रतिस्पर्धी समता विधि। यानी कि जैसे एक कंपनी ने देखा कि मार्केटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनी तो इस पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है और ज़्यादा तरीके से मार्केटिंग कर रही है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कर रही है, तो हमने भी अपना बजट बढ़ा दिया कि भाई हम भी अब ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे मार्केटिंग में, जिससे कि लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। तो अगर ऐसा कंसेप्ट होता है, ऐसी कोई बात होती है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। सी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डिफाइंस द ब्रेक इवन पॉइंट? ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, लाभ अलाभ स्थिति होती है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि एक ऐसी जगह हो गई जहां पर हमें ना प्रॉफिट है ना नुकसान है। कि अगर हम कोई चीज़ 10 रुपए की बेच रहे हैं, हमारी लागत 10 रुपए की आई सामान और हमने 10 रुपए में ही बेच दिया, तो ना हमें नुकसान हुआ ना हमें फायदा हुआ। अब 10 रुपए से ज़्यादा की बेचेंगे तो फायदा होगा, 10 रुपए से कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। अब हम बिल्कुल 10 रुपए पे बेच रहे हैं, 10 रुपए ही लागत है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि कुल राजस्व कुल लागत के बराबर है। बी आंसर इसका हो गया। टोटल रेवेन्यू यानी टोटल जो वैल्यू, पैसे हमें यहाँ मिल रहे हैं, वो टोटल कॉस्ट के बराबर हैं। तो ये आंसर हो गया 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सोसाइटल मार्केटिंग पीरियड व्हाट वाज फर्म्स मेन कंसर्न? सोसाइटल कंसेप्ट में मेन मुख्य चिंता क्या है? कि सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स। ये बी आंसर है इसका। मार्केटिंग में सामाजिक और नैतिक चिंताएं होती हैं, एथिक्स होने चाहिए, गलत व्यवहार हम ना करें, गलत प्रोडक्ट ना बेचें, ऐसे प्रोडक्ट ना बनाएं जो पर्यावरण को नुकसान दे। तो मार्केटिंग में सामाजिक और नैतिक चिंताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अच्छी बातें यहाँ पे दे रखी हैं, क्वालिटी एक्सीलेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वैल्यू प्रपोजिशन। तो क्या उपलब्धि तब प्राप्त होती है जब मूल्य आधारित कीमत के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी होती हैं। कि जैसे ग्राहक ने जो अपेक्षाएं की थी, जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी हो रही हैं। यानी कि व्हेन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस आर मेट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद द वैल्यू बेस्ड प्राइस। कि जब हमने सोचा कि इसकी ऐसी क्वालिटी होगी और हमें वैसी ही मिल रही है, तो इसका मतलब हम संतुष्ट हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि, इसका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स। अगर हम मार्केट को अलग अलग भागों में बांट दें, एक जैसे ग्रुप को बांट दें,
तो उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन, विभाजन। मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है इसको, बाजार का विभाजन कहा जाता है कि हमने मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया है। एज के हिसाब से बांट दिया, अमीर के हिसाब से बांट दिया, गरीब के हिसाब से बांट दिया, आम जनता के हिसाब से बांट दिया, रूरल मार्केट अलग बांट दिया, शहरी मार्केट अलग बांट दिया, तो वो सेगमेंटेशन कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है गुड मार्केटिंग में का अच्छा विपणन सावधानी पूर्वक योजना है और उसका निष्पादन है। यानी कि योजना तो हमें बनानी है, उस पे हमें अमल भी करना है, उसका निष्पादन एग्जीक्यूशन भी करना है। तो अच्छी मार्केटिंग तभी होगी जब हम सही से प्लानिंग करें और उस प्लानिंग को के हिसाब से ही कार्य करें। तो आंसर हो गया सी, एग्जीक्यूशन, निष्पादन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मार्केटिंग बज। मार्केटिंग चर्चा से क्या आप समझते हैं? तो ये वायरल मार्केटिंग होता है ना, कोई चीज़ वायरल हो गई, आजकल सोशल मीडिया में हम बहुत पढ़ते हैं वायरल हो गया, तो ये मार्केटिंग चर्चा है, मार्केटिंग बज है कि कोई वायरल हो जाती है तो उसे मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग्स होते हैं, ये किसी चीज़ को वायरल कर देते हैं प्रोडक्ट के, सर्विस के बारे में, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात फैले और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जल्दी से जल्दी, तो उसे वायरल मार्केटिंग या मार्केटिंग बज या मार्केटिंग चर्चा कहा करते हैं। नेक्स्ट है 35, टू अचीव मार्केट एक्सपेंशन अ कंपनी मस्ट। तो इसका डी आंसर है कि यूज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मोर इफेक्टिवली। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, जो वितरण चैनल्स हैं हमारे, जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं और कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंच रहा है, तो उनको हम इफेक्टिवली यूज़ करें। वी हैव टू यूज़ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स मोर इफेक्टिवली। एडवर्टाइजमेंट अच्छा होना चाहिए, विज्ञापन, जिससे कि ग्राहक को सही ढंग से पता चल सके कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एंड द प्राइस देयर प्रोडक्ट्स मोर स्ट्रेटेजिकली। यानी कि जो प्राइस हैं, उनको, जो अपने उत्पादों की कीमत है, वो अधिक रणनीतिक रूप से तय करेंगे कि प्राइस देयर प्रोडक्ट्स मोर स्ट्रेटेजिकली। तो थ्री, ऑल द थ्री आंसर्स आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी डी। यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही यूज़ करने हैं, एडवर्टीजमेंट सही करना है और सही प्राइस रखना है, रीजनेबल प्राइस जो हम कहते हैं वो होना चाहिए। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। 36th है इन द बाइंग प्रोसेस व्हेन अ कस्टमर रिकॉग्नाइजेस अ नीड और अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द स्टेज कॉल्ड। यानी कि कस्टमर रिकॉग्नाइज करता है कि ये नीड है, ज़रूरत है, और फिर उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। नीड रिकग्निशन, देखिए मैंने नीचे भी लिखा है, ये स्टेज माना जाता है कि व्हेन अ कस्टमर रियलाइजेस अ प्रॉब्लम, कि कस्टमर को लगता है कि ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसे, उस स्टेज को हम कहते हैं नीड रिकग्निशन। तो यानी कि नीड रिकग्निशन, आवश्यकता पहचान की, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है और ये आवश्यकता किस तरीके से पूरी हो सकती है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदने से मेरा ये आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं नीड रिकग्निशन, यानी आवश्यकता पहचान। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड निष्ठा। ब्रांड निष्ठा मतलब, जैसे क्या होता है कि पुराने ज़माने के लोग को आपने देखा होगा, अपने दादाजी, दादी जी या अपने पापा जी को देखा हो, तो वो एक जो सामान खरीदते थे सोच समझ के खरीद के लाए और बार बार उस प्रोडक्ट को ही खरीदते थे। ऐसा नहीं है आजकल के ज़माने में हमने कभी आज ये खरीद लिया, कल को टूथपेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, आज कोलगेट खरीद लिया, कल को पतंजलि का खरीद लिया, तीसरे दिन अगले लिए तो क्लोजअप ले लिया, उससे अगली बार गए तो लाल दंत मंजन ले आए। मीन्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो कई वर्षों तक वही सामान, वही कंपनी का प्रोडक्ट आता था। तो जो पुराने ज़माने में ब्रांड निष्ठा थी, ब्रांड लॉयल्टी थी, कस्टमर लॉयल होता था, वफादार होता था, आज के ज़माने में उतना वफादार नहीं है। और दूसरा, ये भी आप स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि गांव में ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा होती है, शहर में ब्रांड ब्रांड लॉयल्टी कम होती है। तो इसका आंसर ये हो गया कि ब्रांड निष्ठा से क्या मतलब है, कंज्यूमर्स इमोशनल अटैचमेंट, जो ब्रांड के प्रति उपभोक्ता का भावनात्मक लगाव हो जाता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, तो फिर हम वही प्रोडक्ट हम खरीदते रहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अडॉप्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो कस्टमर किस चीज़ से नहीं गुजरता है।
सी है कल्चर। कल्चर से कोई मतलब नहीं है, संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। जब हम कोई नया प्रोडक्ट अडॉप्ट करते हैं तो उसकी रुचि हमें होती है, भाई रुचि है तभी तो खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट है, हित है हमारा। कंपैरिजन भी करते हैं, तुलना भी करते हैं कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से, आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो अमेजन पे खरीदते हैं, आजकल फ्लिपकार्ट पे भी खरीदते हैं, तो उसमें भी अलग अलग कंपनियों के हम प्रोडक्ट देख लेते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है। और जागरूकता तो होती ही होती है, तभी तो हम चीज़ खरीद रहे हैं। तो कस्टमर का जो प्रोडक्ट अडॉप्शन है, नीचे मैंने दे रखा है, पहले अवेयर होता है वो, इंटरेस्ट जगता है उसमें, रुचि होती है, फिर उसे कंपैरिजन एवोल्यूशन करता है, तुलना करता है कि दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से ये हमारा जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ ये अच्छा है कि बुरा है। फिर ट्रायल करके देखेंगे, ट्राई करेंगे भाई चीज़ सही है कि नहीं है, और फिर बाद में उसको अडॉप्ट अपना लेते हैं। तो इसमें सी आंसर जो कल्चर है, संस्कृति इसमें कहीं नहीं आता। इसलिए नए उत्पाद को अपनाते समय ग्राहक कल्चर पे ध्यान नहीं देता है। बाकी ए बी डी सही है। तो कौन किस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है? कल्चर पे, यानी कि सी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी इज कवर्ड अंडर। लोगों और समाज में उनके स्थान का वर्णन किसके अंतर्गत आता है? ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कही जाती है। जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकीय विभाजन है ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्योंकि सेगमेंटेशन किस कई तरीके से होता है, इनकम के हिसाब से, आय के हिसाब से आपने ग्राहकों को बांट लिया, उम्र के हिसाब से ग्राहकों को बांट लिया, जगह भौगोलिक जगह के हिसाब से आपने बांट लिया, ऐसी जनसंख्या के हिसाब से भी आप बांट सकते हैं। तो इसमें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इसका आंसर है कि लोगों के समाज में उनके स्थान का वर्णन, कि टारगेट कस्टमर एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, जेंडर के, लोकेशन, प्लेस के हिसाब से हम डेम सेगमेंटेशन करते हैं, विभाजन करते हैं बाजार का, उसे हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा करते हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, किसी संगठन में रणनीतिक विपणन योजना कहाँ से शुरू होनी चाहिए? तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान, प्लान हम कहाँ से बनाएं? तो पहले कंपनी का हमें मिशन देखना होता है, मिशन स्टेटमेंट होता है। देखिए हर संस्था का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सबके मिशन होता है कि हमें क्या करना है, किस मिशन पे हमें काम करना है। तो उस मिशन के हिसाब से ही हमें आगे की कार्रवाई करनी होती है, उसी के हिसाब से हमें प्लानिंग अपनी करनी होती है। तो मिशन स्टेटमेंट हम लिखेंगे, पहले मिशन स्टेटमेंट देखेंगे, लिखेंगे, उसके बाद ही हम अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे। तो इसका आंसर हो गया सी, मिशन स्टेटमेंट लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तुलना में एक विपणन प्रस्ताव के कुल लाभ और कुल लागत के बीच अंतर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? यानी द इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल बेनिफिट्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ वन मार्केटिंग ऑफर इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटिव ऑफर्स, की अलग अलग प्राइस हैं, टोटल बेनिफिट देखे, टोटल कॉस्ट देखा, एक प्रोडक्ट का देखा, दूसरे प्रोडक्ट का देखा कि इसमें क्या हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कितनी लागत आएगी। तो ये सब का जो अंतर है वो होता है कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, ग्राहक द्वारा माना गया मूल्य। कभी कभी हम महंगी चीज़ भी खरीद लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि देखा भी एक 10 रुपए का है और दूसरी कंपनी का 12 रुपए का है, लेकिन हमने 12 वाला रुपए का खरीद लिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगा कि उसकी यूज़ ज़्यादा अच्छा है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो ये ग्राहक द्वारा माना गया मूल्य कहा जाता है, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू कहा जाता है। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमार्केटिंग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। पुनः विपणन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए मांग पैदा करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है सी, रिन्यूड यूज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, मौजूदा उत्पादों को नए सिरे से उपयोग। यानी कि हमने एक ही प्रोडक्ट है, उसको हमने और किस तरीके से वो यूज हो सकता है, नया क्या यूज हो सकता है, तो हम उसकी दोबारा से मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे पहले मोबाइल थे, मोबाइल हमारा है कि उसका मोबाइल का क्या यूज होता है कि भाई फोन पे हमें बात करनी है, लेकिन अब हमने उसमें कैमरा भी जोड़ दिया, कैमरा जोड़ दिया तो हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो अब हमने दोबारा से विज्ञापन निकाला अपने वही प्रोडक्ट को,
अब हम दोबारा रीमार्केटिंग कर रहे हैं, पुनः विपणन कर रहे हैं। अब हम उसे बता रहे हैं देखिए आप फ़ोन पे बात करेंगे लेकिन आपकी वीडियो भी आएगी, आपकी फ़ोटो भी चमकेगी, क्योंकि इसमें हमने कैमरा लगा दिया है। तो प्रोडक्ट वही है, लेकिन अब वो नए यूज़ में, नए उपयोग उसका होने लगा। तो मौजूदा उत्पादों को नए सिरे से उपयोग करेंगे अगर हम, कि उसमें क्या नया यूज़ आ सकता है, तो उसे हम रीमार्केटिंग कहा करते हैं। तो रीमार्केटिंग किसे कहेंगे कि प्रोडक्ट पुराना है लेकिन उसमें हमने कोई नई चीज़ लगा दी है जिससे कि वो उसका नया यूज़ हो सकता है। तो अगर उसकी मार्केटिंग करेंगे तो उसको हम रीमार्केटिंग कहा करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरीवन लाइक्स अ मर्सिडीज। मर्सिडीज कार या बड़ी बड़ी कार हैं, ऑडी कार हैं, बीएमडब्ल्यू हैं, सबको पसंद है। लेकिन कुछ ही लोग उसको खरीद सकते हैं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? जो कुछ लोग खरीद सकते हैं वही मांग मानी जाती है, उसे ही डिमांड कहा करते हैं। ऐसा नहीं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। हवाई जहाज है मान लीजिए, हमें हवाई जहाज पसंद है, भाई हमारे पास भी हवाई जहाज हो, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हवाई जहाज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं। तो नीड रिकॉग्निशन तो जरूरी है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, और वो चाह बन जाती है। यानी कि मेरे अगर मुझे कहीं डेली आना जाना है, तो मेरी ज़रूरत, परेशानी है, एक गैप है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर में नौकरी करता हूँ तो मुझे रोज़ जाना है। तो मेरी ज़रूरत है कि मेरे पास कोई सवारी होनी चाहिए। तो सवारी होनी चाहिए, ज़रूरत हो गई। अब मुझे वो जो ज़रूरत है वो किस चीज़ से पूरी हो सकती है, उसे हम कहेंगे वांट, चाह। कि चाह क्या है कि अगर मैं मोटरसाइकिल से जा सकता हूँ तो मेरी मोटरसाइकिल से उस चीज़ की ज़रूरत पूरी हो सकती है आने जाने की। या कार से हो सकती है, या हवाई जहाज से हो सकती है। आवश्यकता है, पूरी हो सकती है। तो मेरी चाह है मोटरसाइकिल मिल जाए, कार मिल जाए या हवाई जहाज मिल जाए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं कार के लिए और हवाई जहाज के लिए। पैसे हैं केवल बाइक के लिए, मोटरसाइकिल के लिए। तो जो मांग है, डिमांड है, वो केवल बाइक की ही मानी जाएगी। हवाई जहाज की डिमांड नहीं बढ़ गई मेरी वजह से। हवाई जहाज की डिमांड मेरी वजह से नहीं बढ़ गई, मांग नहीं बढ़ गई, क्योंकि मैं तो उसे खरीद ही नहीं सकता। तो अगर हमारी खरीदने की औकात है तभी उस प्रोडक्ट की डिमांड कही जाती है, वरना नहीं कही जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। यानी कि जो लोग इसे खरीद पाते हैं उतनी ही मांग उस चीज की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट विदाउट लॉजिकल थिंकिंग, कि बिना सोचे समझे हमने सामान खरीद लिया, तो वो किस तरह का निर्णय माना जाएगा? वो तर्क संगत तो है नहीं, कुछ सोच समझ के तो करा नहीं हमने। तो इसलिए वो भावनात्मक माना जाएगा कि भावना में बहकर हमने सामान खरीद लिया। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, चार्जिंग लो प्राइसेस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्टेज टू गेन ग्रोथ इन द मार्केट। जब प्रोडक्ट नया बनता है तो एक इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है और फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ग्रो होता है। तो जो प्राइस होती है डेट इज अ पेनिट्रेशन प्राइस, प्रवेश प्राइस है, एक तरीके से प्रवेश कर रहे हैं हम उस मार्केट में। तो उसको अगर हम शुरू में कम प्राइसेस रखते हैं नए प्रोडक्ट के लिए तो उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन, यानी प्रवेश। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में क्या होता है, जब आप बड़े बड़े मार्केट में जाते हैं तो देयर इज अ सेल्फ सर्विस स्टोर, स्वयं सेवा स्टोर कहे जाते हैं, कि आप जाएंगे और अपने आप ज़रूरत के हिसाब से आप सामान वहाँ से उठा सकते हैं। तो डेट इज़ नोन एज सेल्फ सर्विस स्टोर। वो रिटेल स्टोर भी नहीं है, हाइपर मार्केट भी नहीं है, वो सेल्फ सर्विस स्टोर है कि आप जाएंगे मार्केट में, उस सुपर मार्केट में, और अपने हिसाब से जो जो ज़रूरत है वो सामान आप, एक आपको ट्रॉली मिल जाएगी, उस ट्रॉली में आप सामान को रखते रहिए, जो जो आपको सामान चाहिए आप जाएंगे, हर सेल्फ में जो जो सामान चाहिए आप ले सकते हैं। तो डेट इज़ नोन एज सेल्फ सर्विस स्टोर, ए आंसर हो गया। 47, हु यूज द टर्म मेटा मार्केटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
मेटा मार्केटिंग, ये यूजीन जे कैली ने दिया है, बी आंसर है इसका। और ये जो मेटा मार्केटिंग है, ये होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, एनजीओ जो टाइप के होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो लाभ के लिए काम नहीं करते, उस चीज को जोड़ा गया है इसे। तो एथिक्स और साइंस मार्केटिंग में जो एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज हैं कि हमें गलत सामान नहीं देना चाहिए, अच्छा सामान देना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, खराब सामान नहीं देना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो उसे एथिक्स कहते हैं मार्केटिंग में। तो इसमें मार्केटिंग में हमने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जोड़े हैं, जो गैर लाभ संस्थाएं हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं, उसे हम मेटा मार्केटिंग कहा करते हैं। तो ये जो मेटा मार्केटिंग शब्द है, ये दिया है यूजीन जे कैली ने, बी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली अडॉप्टर्स एंड ओपिनियन लीडर्स टेंड टू, प्रारंभिक अपनाने वाले और राय रखने वाले नेता क्या करते हैं, बताइए। जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, प्रारंभिक में ही अपने सामान को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो वो अपने सर्किल में जाएंगे, अपनी जान पहचान, अपने दोस्तों में सबसे पहले तो नया उत्पाद खरीद लेंगे और फिर सबको अपनी राय भी देंगे। तो ये प्रारंभिक अपनाने वाले लोग होते हैं। ऐसे नेता जो होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि सबसे पहले सामान को खरीदेंगे, कि भाई मार्केट में कोई नया सामान आया तो फटाफट जाएंगे और उसको खरीद लाएंगे, और फिर सब लोगों को अपनी राय भी देंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है। तो उसे हम कहते हैं प्रारंभिक अपनाने वाले और राय रखने वाले नेता। तो ए आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एट द राइट लोकेशन विद द राइट टाइमिंग, व्हाट एग्जीक्यूटिव मार्केटर्स आस्क देमसेल्व्स, कि सही समय पर और सही स्थान पर उत्पादों का चयन के लिए विपणक स्वयं से क्या पूछते हैं। वो पूछते हैं भाई सही समय पर सामान मिल जाए, सही स्थान पर सामान मिल जाए ग्राहकों को, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उन्हें। तो वो सोचते हैं प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में, उत्पाद की उपलब्धता के बारे में सोचते हैं। वारंटी, पैकिंग या पेमेंट से मतलब नहीं है इस बात का, कि सही समय पर और सही स्थान पर ग्राहकों को सामान मिल जाए। तो ये ऐसा करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा कि उत्पाद की उपलब्धता के बारे में सोचना पड़ेगा, कि प्रोडक्ट की को अवेलेबल रहे हर जगह। जिसका आंसर हो गया सी। 50वां क्वेश्चन है, विच ट्रेड्स आर डिजायर्ड फॉर मार्केटर्स टुडे। जो मार्केटर्स हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, नई नई चीज़ें सोचें, नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ, और क्रिटिकल थिंकिंग हो। कोई भी सोचें तो उसका फ़ायदा नुकसान, उसका अच्छी बुराई दोनों बातें तरफ सोचें। उसका अच्छा भी सोचें क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो यानी आलोचनात्मक, आलोचना करें, उसकी आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए, कि अच्छा भी चीज़ सोचें कि इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, ये सब पता होनी चाहिए। नई नई चीज़ें सोचें, नई नई क्रिएटिविटी लाएं, रचनात्मक दिमाग होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने और ज़्यादा ग्राहकों को संतुष्ट कर सके। तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। 51 क्वेश्चन है आपका, हाउ यू विल बेस्ट एक्सप्लेन द मार्केटिंग प्लान। जो मार्केटिंग प्लान, हम मार्केटिंग योजना बनाते हैं, वो कैसे समझें उस बात को। तो इसका आंसर ए है। ये योजना का वह प्रकार है जो चयनित रणनीति की सहायता से किसी उत्पाद को उपभोक्ता के लिए उपयुक्त बनाना है। ये प्लान बनाना है हमें। मार्केटिंग प्लान क्या है, मतलब एक अच्छा, कि ऐसा प्लान जो प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी देखे, कि भाई कंज्यूमर को वो सूटेबल हो, कंज्यूमर को पसंद आए, उसकी खरीदने का हिसाब रहे, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड स्ट्रेटेजी। ऐसी स्ट्रेटेजी हम बनाएं, इस तरह का हम प्लान बनाएं कि ग्राहकों को वो सामान मिल सके और सही दाम पर वो मिल सके। तो इसका आंसर हो गया ए। 52 है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये मॉडर्न है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन की आधुनिक अवधारणा के उद्देश्य क्या है। आज के ज़माने में मार्केटिंग कैसा होना चाहिए। इसमें पहला है कि हम प्रॉफिट कमाएं बिक्री बढ़ाकर, कि बिक्री बढ़ाएं तो हमें प्रॉफिट बढ़ेगा। और एक है कि हम ग्राहकों को संतुष्ट करके प्रॉफिट कमाएं। ये है आजकल के मॉडर्न मार्केटिंग की अवधारणा। बी पॉइंट, कि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करके
लाभ कमाना है, ऐसे विचार हमारे होने चाहिए, मार्केटिंग वालों के विचार होने चाहिए। यानी कि बिक्री बढ़ा दो, बिक्री बढ़ाते रहो और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो कम होने लगेगी बिक्री, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। अगर ग्राहक संतुष्ट होगा तो हमारा लाभ बढ़ता रहेगा। तो हमें ग्राहक को संतुष्ट करते हुए प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो इसका आंसर हो गया बी। 53rd क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। एक जो निर्माता है, विनिर्माता मीन्स जो मैन्युफैक्चरर, जो सामान बना रहा है, उसके लिए मार्केटिंग के क्या महत्व है। तो उसके लिए देखिए सभी सही बातें हैं, डी आंसर है इसका, उपरोक्त सभी। कि एक तो आधुनिकीकरण का के लिए माहौल बनाना है, आधुनिकीकरण करेंगे, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो उसके लिए माहौल क्रिएट करना है, मार्केटिंग से ही होगा। प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि मार्केटिंग से लोगों को, ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, वो सामान खरीदेंगे तो लाभ बढ़ेगा कंपनी में। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में सहायक होता है मार्केटिंग, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचना है, वहाँ पे स्टोर भी करना है, होल सेलर्स को बांटना है, होल सेलर्स फिर रिटेलर्स को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग की फ़ायदेमंद होती हैं एक मैन्युफैक्चरर को। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केटिंग की समस्याओं का समाधान कैसे, किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कर सकता है। तो देखिए ओनर, मालिक है वो तो, सेल्स बिक्री का, बिक्री प्रबंधक है, मार्केटिंग मैनेजर जो है, देखिए जो विपणन प्रबंधक है, जो मार्केटिंग के कार्यों को देख रहा है, वही मार्केटिंग की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त पर्सन माना जाएगा, वही सही आदमी माना जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर को ही मार्केटिंग की समस्याओं को दूर करना होता है। ये देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मार्केटिंग मायोपिया के बारे में कौन सा कथन सही है। ये मार्केटिंग मायोपिया होता है, इसमें देखिए डी आंसर है, सभी तीनों ए बी सी तीनों बातें सही हैं, लेकिन हम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग मायोपिया होता क्या है। ये जो है मार्केटिंग मायोपिया जो शब्द है, ये एक मार्केटिंग के विद्वान थे, उन्होंने बनाया है। थियोडोर लेविट थे जिन्होंने ये मार्केटिंग मायोपिया के बारे में बताया, और ये कहते हैं कि एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण, यानी कि बहुत दूरदर्शिता नहीं है, बहुत अच्छा विचार हमारे नहीं है, बहुत दूर की हम नहीं सोच रहे हैं, शॉर्ट साइटेड अप्रोच है, छोटे समय के लिए हम मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हम सोच रहे हैं, कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को हम ध्यान में नहीं दे रहे हैं। हम केवल एक शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि हमारा सामान बिक जाए, बात खत्म। हम ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में नहीं दे रहे, हम केवल बिक्री के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा सामान बिक जाए और हम हमारा काम खत्म। तो ये शॉर्ट साइटेडनेस कही जाती है, अदूरदर्शिता कही जाती है। हम बहुत दूर की नहीं सोच रहे, हम केवल शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं, कम समय की सोच रहे हैं, बस सामान बिक गया और काम खत्म। तो ऐसी चीज को हम मार्केटिंग मायोपिया कहा करते हैं। तो हम यानी कि बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे, दूर तक की पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, उसमें विफल हो गए, फेल हो गए। हम केवल अभी आज का फायदा देख रहे हैं और फिर हम लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा यही ठहराव हो जाएगा। या तीसरा पॉइंट है कि क्योंकि हम व्यापक बाजार और विकसित हो रही ग्राहक जरूरतों को देखने में विफल रहने से संगठन नवाचार और विकास के अवसरों को खो देता है। क्योंकि हम दूर की तो सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें नए नए प्रोडक्ट लाने चाहिए, ग्राहकों को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा तो हम सोच ही नहीं रहे। तो क्या होगा कि हम जो नई चीज़ सोचते, नए इनोवेशन करते, नए हम अपने कारोबार को विकसित करते, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें, कंपनी हमारी बेकार हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं, कि हम जब शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, आज के लिए सोच रहे हैं, कल के लिए, परसों के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो वो मार्केटिंग मायोपिया कहा जाता है। तो इसके लिए सभी आंसर ये सही हैं, सभी के बारे में हैं, सब बातें सही हैं। ये थियोडोर लेविट ने कही थी ये मार्केटिंग मायोपिया, कि भाई हम बहुत दूरदर्शिता नहीं अपना रहे हैं, दूर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आगे के समय के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल हम आज की बात सोच रहे हैं कि आज हमारा सामान बिक जाए और हमारा फायदा हो गया, बात खत्म। तो ये सही बात नहीं है।
तो ये तीनों मार्केटिंग मायोपिया के सही पॉइंट है, इसलिए आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी, डी आंसर इसका हो गया। तो आपने देखिए लगभग हमने 55 क्वेश्चंस देखे हैं इसमें। 55 क्वेश्चंस से आपको कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग के कंसेप्ट्स के बारे में। फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पिछली वीडियो में भी हमने इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस करे हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उससे पहले हमने मार्केटिंग कंसेप्ट्स की थ्योरेटिकल वीडियो बनाई थी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।